बीए के जिन छात्रों छात्राओं ने हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य का विषय लिया है, उनके प्रथम प्रश्न पत्र के सत्र के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि हिंदी काव्य का है, उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो पाठ्यक्रम बनता है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसमें कुल मिलाकर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इकाइयाँ हैं और इन आठों इकाइयों में अलग अलग प्रकार की सामग्री तो आपको पढ़नी होती है। तो देखिए, इस पाठ्यक्रम की हिंदी काव्य की पहली इकाई, उसमें हमें पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास। तो इसमें देखिए, आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य, तो जैसा कि हम जानते हैं हिंदी भाषा लगभग 7वीं शताब्दी के आरंभ से हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव माना जाता है। तो उसका आदिकालीन एवं मध्यकालीन मतलब उसके बाद का, लगभग 1300-1400 के बाद का, और 1700-1800 के बीच का जो समय है उसे हम मध्यकालीन कहते हैं। तो उसका काव्य के इतिहास की हमें जानकारी लेनी होगी और पढ़ना होगा उसके बारे में। तो इसमें हिंदी की विशेषताएं, उसके साहित्य का परिचय, कैसा साहित्य, इतिहास किस प्रकार का है, कौन कौन लोग थे उसमें, साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या थी, कौन से कवि रचनाएं थीं, उसके उस समय का जो आदिकालीन साहित्य था उसका विषय वस्तु क्या थी, विशेषताएं क्या थी, और मध्यकाल में से भक्ति काल, भक्ति के प्रमुख समुदाय, भक्ति साहित्य की विशेषताएं, और इसके बाद रीति काल भी आता है। रीति काल की अवधारणा, रीति काल क्या है, उसका क्या अर्थ है इत्यादि, उसके बारे में हम पहली इकाई में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी इकाई की ओर। दूसरी इकाई में आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास आता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इतिहास की बात कर रहे हैं। जो काव्य लिखा, जो कविताएं या जो भी काव्य पद्य की जो सामग्री लिखी गई, उसका वो किसने, कब और किन परिस्थितियों में लिखी, मतलब इतिहास की बात है। उस काव्य की स्वयं की बात उतनी नहीं जितनी कि उसके इतिहास की बात है। तो अब ये दूसरी इकाई में देखिए, इसमें क्या है कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, लगभग उसके समय से आरंभ करके और जो आज का समय, बाद का समय आता है, वहाँ तक आता है। और इसमें हिंदी का सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आधुनिक हिंदी है उसके प्रणेता उनके समय से होती है, और ये लगभग 1857, 55, 57, 60 उस समय के बारे में बात होती है। भारतेंदु के बाद आते हैं द्विवेदी युग, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और छायावाद की प्रवृत्तियां, अवदान, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियां, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, तो ये सब जो है आगे तक आ जाते हैं, मतलब कि आधुनिक काल तक आ जाते हैं। अब हम तीसरी इकाई की ओर चलते हैं। इसमें हम आदिकालीन कवियों के बारे में जानेंगे। तो उसमें विद्यापति हैं, और हर कवि की कौन सी, देखिए उनकी उनकी क्या प्रमुख कृतियां हैं, या कौन सी कृतियों के कौन से भाग। ऐसा नहीं है कि कोई एक कवि पकड़ेंगे तो आप उसकी सारी कृतियां पढ़ेंगे, बल्कि आप उसकी थोड़ी सी पढ़ेंगे। जैसे विद्यापति की जो है, आचार्य रामचंद्र लोचन शरण की संपादकी में राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम इत्यादि पढ़ेंगे। इसी प्रकार गोरखनाथ, अब ये गोरखनाथ जी वही हैं जो कि आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखनाथ की परंपरा के हैं। तो गोरखनाथ लगभग 7वीं शताब्दी के आरंभ में हुए थे, और ये उस समय की बात है। उनकी किस प्रकार का काव्य था, उसके बारे में हम कुछ काव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आता है नाम अमीर खुसरो का, ये लगभग 11वीं शताब्दी में हुए, और इनके बारे में कहा जाता है कि शुरुआती जो आरंभिक हिंदी कविताएं हैं वो इन्होंने रची थी।
देखिए, विद्यापति, गोरखनाथ, इनकी भाषा अपभ्रंश और हिंदी के बीच में मिली जुली है। अमीर खुसरो के समय तक थोड़ी भाषा और बदल जाती है, और स्वाभाविक बात है 700 400 सालों के बाद तो कुछ तो बदलेगा ही। तो ये पहली तीसरी इकाई हुई आपकी आदिकालीन कवियों की। अब हम चौथी इकाई में प्रवेश करते हैं। इसमें है भक्तिकालीन सगुण कवि। इसमें जो है सूरदास जी पर और गोस्वामी तुलसीदास जी पर सगुण कवि हैं। देखिए, ये दोनों सूरदास जी और गोस्वामी जी दोनों लोग सगुण कवि कहलाते हैं। ये अलग बात है कि रामचरितमानस के जो बाद का कांड है, उत्तरकांड, उसमें निर्गुण भक्ति की भी काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन अधिकांशतः जो रामचरितमानस है वो सगुण भक्ति का काव्य है। इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं यूनिट 5वीं में। 5वीं इकाई में क्या है, कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी, ये दोनों लोग निर्गुण कवि कहलाते हैं। निर्गुण कवि और सगुण कवि के बीच में जो मोटा मोटा अंतर है वो ये है, सगुण मतलब जिसमें गुण है। गुण का मतलब होता है जैसे वो अच्छे हैं, मधुर हैं, भक्तों को प्रेम करते हैं, मनुष्य की तरह दिखते हैं, मनुष्य के जैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन जो ये निर्गुण भक्त हैं, जैसे कि कबीर और जायसी, ये लोग भगवान को मनुष्य की तरह नहीं मानते। भगवान को निराकार और निर्गुण, निर्गुण का अर्थ होता है कि इसका कोई गुण नहीं हो। सगुण में गुण थे, निर्गुण में कोई गुण नहीं है। अब देखा जाए तो ये एक अजीब सी बात है। अगर निर्गुण है तो फिर हम बात क्या कर रहे हैं? तो बात समझने की ये है कि मनुष्य के गुण और मनुष्य के गुण ना होने की बात है। निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि उसमें कोई गुण नहीं है। वो वास्तविक रूप में निर्गुण का अर्थ है परमात्मा की वह स्थिति जिसमें कोई गुण अभी लक्ष्य नहीं हो रहे, दिखते नहीं है, पता नहीं चलते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। और इस इकाई में जब आप पढ़ेंगे, इनकी कविताएं पढ़ेंगे, तो उन कविताओं को पढ़ने के समय आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये निर्गुण हैं और कैसे वो भक्तिकालीन जो सगुण थे, सूरदास जी और तुलसीदास जी, वो कैसे सगुण थे। इन दोनों पर ध्यान देंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। सगुण में कैसे गुणों के बारे में बात होती है, निर्गुण में कैसे गुणों को हटा के उनके हमारे भगवान के गुणातीत, गुणों के पार जाके बात होती है, गुणों के अतिरिक्त, गुणों के बिना बात होती है। चलिए अब हम लोग छठी इकाई में प्रवेश करते हैं। ये है रीतकालीन कवियों के। रीतकालीन कवि जो हैं वो मुख्यतः ये लोग श्रृंगार के और सामाजिक चरित्र के, सामाजिक बातों के कवि हैं। लेकिन इनको रीतिकालीन इसलिए कहते हैं क्योंकि रीति और परंपरा, हम जानते हैं कि रीति कहते हैं जो काम पहले जैसे हो रहा था वैसे ही अभी करें। तो रीतिकालीन काव्य की विशेषता ये है कि जो पिछले काव्य हैं, जो भक्तिकालीन के, सगुण कवि के, निर्गुण कवि के, इन सब लोगों के और पहले वाले के हैं, इनके काव्य में कुछ छंद, कुछ शब्दों की प्रक्रिया वो सब होती थी। तो ये जो रीतिकालीन कवि हैं, इन्होंने काव्य को कहने का, उसके गुण जो हैं, उसकी प्रक्रिया है, वो तो पुरानी वाली ली है, लेकिन इनकी विषय वस्तु बदल गई है। ये लोग भगवान के बारे में बात कर रहे थे, कौन? सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर, जायसी। और जो नीचे वाले रीतकालीन कवि हैं, ये लोग मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं, श्रृंगार, प्रेम, समाज, उस तरीके की बातें करते हैं। इनकी कविताओं में इनकी बातें होती हैं। तो इनकी कौन कौन से इकाई, कौन कौन से दोहे हमें देखने हैं, उनका नंबर, उनकी संख्या यहाँ लिखी हुई है। चलिए अब 7वीं इकाई में चलते हैं। यह है आधुनिक कालीन कवियों की। इसमें स्वाभाविक है, हमने पहले भी बात की थी, आधुनिक काल कहलाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3-4 कविताएं, मातृभाषा प्रेम पर दोहे, रो कहूँ जो तुम अमंगल होए, ब्रज के लता पता मोहि कीजे। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, ये हिंदी की शुरुआत हो गई है, लेकिन जो इनकी भाषा ये यहाँ पर दिख रही है, ये ब्रज की शैली दिख रही है। तो थोड़ा सा मिला जुला है, देखना, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। इसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद, आंसू के प्रथम पद। इनकी कविताएं जब पढ़ेंगे तो इनके शब्द संयोजन बड़ा अनुपम है, बहुत ही आनंद आता है। इनके शब्द
वो एक बार आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपकी स्थिति ये हो जाएगी, कभी भी कोई भी आपको कोई उस प्रकार की कविता दिखेगा, लिखेगा, कहीं मिलेगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये जयशंकर प्रसाद की है। इसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी अपनी अलग शैली थी। वरदे वीणा वादिनी वरदे बड़ी की प्रसिद्ध कविता है। वह तोड़ती पत्थर, ये भी बड़ी प्रसिद्ध कविता है। फिर आते हैं पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी। ये प्रकृति, छटा, अद्भुत और सौंदर्य और पल्लव, और ये बड़ी बड़ी मधुर और बड़ी मीठी मीठी कविताएं लिखते हैं। इसके बाद आती हैं महादेवी वर्मा जी। ये जो है हमारे हिंदी साहित्य की नारी का जो नारी कवि हैं, जो कवित्री हैं, सबसे पुरानी कवित्री, बहुत ही प्रसिद्ध रही और बहुत इनकी ईश्वर की कृपा से इन्होंने लंबी आयु प्राप्त की थी, बहुत वर्षों तक लिखती रही। लगभग ये 1980-82 ऐसे समय पे आके इनका देहांत हुआ है। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा और बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। इनका जो साहित्य है, इनका जो पद्य है, उनकी कविताएं जैसे दीप शिखा वगैरह आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आठवीं इकाई पर। यह है छायावादोत्तर कवियों की। छायावादोत्तर कवि कौन है? तो जैसे जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, ये लोग कहलाते हैं, और महादेवी जी, ये लोग कहलाते हैं छायावादी कवि। अब ये जो आते हैं, ये सारे बाद के लोग, इनकी कविताएं, इनमें इनकी कविताओं से जो आधुनिक कालीन कवि थे पुराने वाले, इसमें कहीं कहीं पर तुक लास्ट में मिलती है, कहीं कहीं पर नहीं मिलती है, और कहीं कहीं पर लाइन जो पंक्तियां हैं वो सरल भाषा में जाती हैं। लेकिन जो ये लोग हैं, इनके सोचने का तरीका ही, अब यहाँ आके आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये नए जमाने की बात है, ये सब पुराने जमाने तक की लगते हैं। इसमें ये संकर्षण काल है, इसमें मतलब बदल रहा है, और यहाँ आके सब कुछ नया हो जाता है। देखिए विषय वस्तु बदल जाती है। जैसे इसके पहले आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि अकाल और सूखा और बादल को गिरते देखा है, विचार आते हैं भूल गलती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र कीजिए, और देखिए मोची राम, रोटी और संसद तो थी नहीं तो बात कैसे करेंगे वो लोग। तो इनकी विषय वस्तु भी बदल जाती है। तो इस प्रकार, और ये गोपाल दास नीरज जी, ये तो हमारे क्षेत्र के ही रहे हैं, और बहुत ही इनकी कविताएं बड़ी प्रभावशाली और बिल्कुल मन को छूने वाली हैं। इनकी काफ़ी सारी कविताएं हैं, और इनकी कविताओं को पढ़ने का आनंद आपको हमारी वेबसाइट से भी आके देख सकते हैं आप, लेकिन और जगह पे भी बहुत जगह आपको मिलेगा। तो इनकी कविताएं, इन सभी लोगों की कविताएं पढ़ के आप अलग अलग देखिए और अपनी पसंद का एक एक नमूना बनाइए। चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं। अब इसके बाद अगले किसी प्रश्न पत्र के बारे में फिर से मिलेंगे।